हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पांचाल स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के सामान्य ज्ञान और साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है जो हम आपको कराएंगे, ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी इनकी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और उससे संबंधित कुछ फैक्ट भी हम लेकर के आए हैं, ताकि आप अच्छी तरह इनके बारे में जान सकें। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हृदय की धड़कन मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं आपको: ओटोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, ऑक्सीमीटर, स्टेथोस्कोप। तो किस यंत्र का उपयोग किया जाता है हृदय की हार्ट बीट को मापने के लिए? तो आप जानते हैं स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। आप देख सकते हैं साइड में स्टेथोस्कोप भी है, डॉक्टर जब रखता है सीने पर तो इससे पता चलता है हृदय की धड़कन के बारे में। तो डॉक्टर इसका उपयोग बहुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक, चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें: मीटर, डायोप्टर, जूल, न्यूटन। कौन सा है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है आपका डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 3 है: निम्नलिखित में से क्या आपराधिक पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है? अब हम आपको बताते हैं कि जैविक घटक होता है कि होता है अजैविक घटक। तो पहले इसका आंसर जान लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल से इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप कभी भी इससे संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक कौन सा नहीं है? मेंढक, मृदा, पुष्प या कीट? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मृदा यानी मिट्टी। अब देख लेते हैं जैविक घटक जो जीवित होते हैं और जिनमें जीवन होता है वो होता है जैविक घटक। अर्थात जितनी भी जीवित जो भी जीवित जीव है वो सब जैविक घटक है। जैविक यानी जीवित। एग्जाम्पल दूंगा तो समझ जाएंगे। जैसे पौधे हैं, उनमें जीवन होता है, श्वास होती है। जानवर है, सूक्ष्म जीव है, समझ गए ना? तो जैविक घटक नहीं है पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं मेंढक में सांस होती है, पुष्प भी और कीट भी सब सांस लेते हैं, ये तो जीव ही है। लेकिन मिट्टी में इस तरह का कोई नहीं है, तो इसलिए जैविक घटक नहीं है मिट्टी। अब अजैविक घटक की परिभाषा यह है कि जो जीवित नहीं होते और जिनमें जीवन नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी, तापमान, सूर्य, चट्टान आदि, ये सब आपके अजैविक घटक में आते हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन अभी पूछा जाएगा तो आप कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी समझ में आ गया है कि जैविक घटक क्या होता है और अजैविक घटक क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है? भारत के बजट में इनमें से कौन सा शामिल नहीं रहता? साख नियंत्रण, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा या फिर राजस्व घाटा? तो हम आपको बता दें, साख नियंत्रण आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, उसके द्वारा जारी किया जाता है साख नियंत्रण। जबकि प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा का जो है, ये वित्तीय बजट में जब रक्षा मंत्री हमारा बजट पेश करती है तो उसका जिक्र इन तीनों का, प्राथमिक घाटे का, राजकोषीय घाटा का और राजस्व घाटा का, उसमें किया जाता है। लेकिन शाख नियंत्रण आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो ये आप याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है? सीसा, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कैल्शियम। अब अभिक्रियाशील तत्व क्या होते हैं? जो रूप परिवर्तित कर देते हैं। देखते हैं अभिक्रियाशील क्या होता है। वे धातुएं जो किसी भी प्रकार की अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन में सहायता प्रदान करती है। अर्थात बहुत ज्यादा परिवर्तन उसमें आ जाता है तुरंत। जैसे सोडियम और पोटेशियम। सोडियम का आप देखेंगे इतनी अभिक्रियाशील होती है, जो अर्थात जो तुरंत क्रिया कर ले किसी के भी साथ में। सोडियम ऐसी होती है कि अगर उसे आप पानी के साथ हवा में थोड़ी देर छोड़ दोगे ना तो वो तुरंत आग पकड़ लेती है। इतनी अभिक्रियाशील है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में या फिर कहीं कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है सोडियम धातु को। तो ये आप समझ सकेंगे, अभिक्रियाशील जो जल्दी अभिक्रिया कर ले। अभिक्रियाशील यानी जो त्वरित अभिक्रिया कर लेती है किसी के भी संपर्क में आने पर, वो अभिक्रियाशील धातु होती है। और सर्वाधिक अभिक्रियाशील इसमें कैल्शियम है। वैसे सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम, आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6: भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? तो वर्तमान में तो 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो मूल संविधान में केवल 8 भाषाएं थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं। अब ये 8 भाषाएं कौन कौन सी बड़ी हैं वो हम बताते हैं।
तो इसमें देख लेते हैं आपका, मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। कितनी भाषाएं शामिल थी मूल संविधान में? 14 भाषाएं शामिल थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को शामिल किया गया। 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा कौन सी भाषा को शामिल किया गया? सिंधी भाषा को शामिल किया गया। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी यानी 3 भाषाओं को और शामिल कर लिया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं हो गई, तो 3 और 1 4 हो गई है। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इनको भी जोड़ा गया। तो टोटल कितनी? 8 हो गई। तो पहले 14 थी, अब 8 हो गई। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? हो गई ना, 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है? ये दलदली एरिया में पाए जाते हैं, जैसे दलदली एरिया या फिर कोई किसी नदी का मुहाना हो गया, इस तरह से। तो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, जो बताते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के इसमें एरिया में पाए जाते हैं मैंग्रोव वनस्पति। तो ये इस तरह से होते हैं मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 740 जूल के, वाट के, किलोवाट या अर्ग? तो एक अश्व शक्ति होता है 740 वाट के बराबर के। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 740 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? यानी पौधे जो में ऑक्सीजन कैसे उत्सर्जित होती है? रात के समय, दिन के समय? अच्छा, एक तो कंफर्म हो गया कि होगी तो दिन के समय, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जो, वो सूर्य के प्रकाश में होगी और सूर्य दिन में निकलता है। तो सी और ए तो खत्म हो गए ऑप्शन। तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है दिन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा का अंत करने में भी इन्होंने मदद करी थी। वैसे तो सती प्रथा के अंत में लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे गवर्नर जनरल, उनका पूर्ण योगदान रहा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह के संबंध में आप जान सकते हैं, इन्होंने बहुत प्रयास किए। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और वेदों की ओर लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा ही दिया गया था। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 12 अगस्त, बता ना, 12 अगस्त विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो आप इतना क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल गई है। ये राजा राममोहन राय आप देख सकते हैं, इस फोटो में दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो वह कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा? अगर किसी वस्तु को अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो वह कौन सा प्रतिबिंब बनाएंगे? आज मैं आपको ऐसा जवाब दूंगा इस क्वेश्चन का कि कभी भी आप इस लेंस से संबंधित क्वेश्चन गलत ही नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आभासी और अत्यधिक छोटा। तो इससे संबंधित हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि जो अवतल लेंस से, पहले आप देखिए इधर, देखिए क्वेश्चन में कि अवतल लेंस हमेशा आभासी, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी का प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ? अवतल लेंस कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, हमेशा ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, अर्थात इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते आप। ये आभासी प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक होता है। अब सीधा प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है कि हमेशा वस्तु की दिशा में प्रतिबिंब बनाएगा ये अवतल लेंस, कभी विपरीत नहीं बनाएगा वस्तु की। जैसे वस्तु यहाँ रखी है, उसकी विपरीत दिशा में प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा, वस्तु के सामने उसी की दिशा में प्रतिबिंब बनाता है। सीधा का मतलब, वस्तु से छोटा का मतलब क्या हुआ? हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, चाहे वस्तु आप कितनी भी दूर क्यों ना रख दो, फिर भी उससे छोटा ही बनेगा। अगर आप कोई वस्तु दूर रखोगे कि चलो हम वस्तु दूर रख देते हैं और देखते हैं कि कितना प्रतिबिंब बनता है, शायद बड़ा बन जाए, लेकिन नहीं, फिर वस्तु कितनी भी दूर रखो वस्तु से छोटा ही बनाएगा। तो इसकी पहचान है अवतल लेंस की। तो समझ में आ गया कि वस्तु से हमेशा छोटा बनाएगा प्रतिबिंब और हमेशा वस्तु की दिशा में बनाएगा सीधा। तो इसमें अब पीछे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो क्या इसमें ऑप्शन ए है कि वास्तविक और छोटा? वास्तविक प्रतिबिंब तो कभी बना ही नहीं सकता, इतना तो हमें पता है कि अवतल लेंस कभी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो ए और सी दोनों तो इसी से खत्म हो गए। दूसरा है आभासी और बड़ा। आभासी तो हम मान सकते हैं, लेकिन बड़ा नहीं बनाता। मैंने क्या बताया था, प्रतिबिंब ये बड़ा नहीं बनाएगा, हमेशा वस्तु से छोटा बनाएगा। तो बी भी नहीं है। आभासी और अत्यधिक छोटा, तो डी आ गया ना,
कि आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, यानी काल्पनिक बनाएगा, और वस्तु से छोटा बनाएगा और वस्तु की दिशा में प्रतिबिंब बनाएगा। ये इससे आप जानकारी करते हैं। अगर आपको अवतल लेंस के बारे में पता है तो सिंपल सी बात है, उत्तल लेंस वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं, ये समझ लीजिएगा आप, इस स्थान का मतलब आप देख सकते हैं प्रतिबिंब लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बनता है हमेशा। जब भी प्रतिबिंब बनेगा लेंस के और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनता है इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पंचायती राज प्रणाली का संबंध किस संविधान संशोधन से है? 71वें, 54वें, 63वें, 73वें। तो इसका सही जवाब है 73वें। पंचायती राज प्रणाली के संबंध 73वें संविधान संशोधन से है। पंचायती राज प्रणाली आप जानते भी होंगे, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा किसकी पूजा की जाती है? पोंगल एक तमिलनाडु का त्योहार है। ये फसल की कटाई के समय, जैसे हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति का रहता है 14-15 जनवरी को वहां पर मनाया जाता है। तो ये सूर्य भगवान की इसमें पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है, जिनका जन्म 570 में हुआ था मक्का में। और आपको पता है इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, माता का नाम इनकी अमीना था। खदीजा नामक एक विधवा थी जिनसे इनकी शादी हुई थी। 610 में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद में 622 में हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी, वो आप जान सकते हैं। देवदूत ग्रैबेल ने कुरान इन्हें भेंट में दी थी। कुरान की शिक्षाओं को इन्होंने आगे प्रचार प्रसार किया था। इस्लाम धर्म का प्रचार इन्होंने इसमें किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में क्या है? मौलिक अधिकार है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, या फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, क्या है? तो अब इसमें देख सकते हैं, इसका सही जवाब होगा आपका मौलिक कर्तव्य। 51 में मौलिक कर्तव्य है, और मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। 11 मौलिक कर्तव्य है टोटल। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो पूछा जाता है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और इसके बारे में मतलब सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ये जोड़े गए थे। अब ऑप्शन ए में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 12 से 36 तक आप जान सकते हैं, अनुच्छेद 12 से 36 तक मौलिक अधिकार। और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ये क्या है? एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो 36 से 51 में आते हैं। ठीक है, अब 51 में मौलिक कर्तव्य 11 है, ये आपको पता चल गया है। अब दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखना, लाइक कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में आप जरूर बताना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।